सभी प्यारे बच्चों का वंस अगेन मोस्ट वेलकम इस मेड जेक्स प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम आप सभी प्यारे बच्चों को जेई 2027 का टारगेटेड स्टडी प्लान लेके आए हैं, जहां हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं किस तरीके से फंडामेंटल्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्वेश्चंस के ऊपर जेई के। इसमें अपन अब तक बेटा बेसिक मैथमेटिक्स के 16 लेक्चर्स में सारे वो फंडामेंटल्स कवर कर चुके हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं, उनको आपको बिलोंग करेगा अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। फिर चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हो, चाहे फिर वो किसी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में आने वाला कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, चाहे फिर वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक लिंक होकर नया क्वेश्चन क्यों ना बन रहा हो, सारे हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स हमने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आपको सिखाई है। अब हम रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आपको बता चुके हैं कि रिलेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, किसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, किसका मतलब है सबसेट ऑफ द रिलेशन एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, या अगर हम बात करें वॉइड रिलेशन ये बात कर लें, या हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर लें, या आइडेंटिटी एज ए रिलेशन की बात कर लें, वो सारी चीजें हमने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी लास्ट क्लास के अंदर। और मैंने कहा था कि जो मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूं वो आपको मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्लास को रिज्यूम करने वाला हूं। तो आज का लेक्चर जो अपना बनने वाला है बच्चों, वो बनने वाला है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, और साथ में डोमेन को डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है वो। और इसी लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो क्वेश्चन फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा क्लास शुरू करने से पहले। और साथ में मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ाऊंगा, चाहे फिर वो ट्रांसडेंटल फंक्शंस हो, चाहे अलजेब्रिक फंक्शंस हो, चाहे उनके टाइप्स हो, चाहे फिर उनके रिलेटेड ग्राफ्स क्यों ना हो। और डोमेन और वो रेंज निकालने के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं प्यारे बच्चों, मैं वो भी बताने वाला हूं आपको। तो आप बने रहिए, क्लास के साथ जुड़े रहिए, आप अपने दोस्तों को बताइए। इस चैनल में जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आपको उतना हेल्प करेगा कंपटीशन के अंदर। थैंक यू सो मच। चलते हैं आगे बेटा, आज का क्लास का एजेंडा क्या रहने वाला है, क्या आज टॉपिक कवर करने वाले हैं हम, वो देख लो। सबसे पहले हम बताएंगे, पहले तो क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर क्वेश्चंस, लास्ट लेक्चर के जो क्वेश्चन थे, लास्ट लेक्चर डाउट्स बोल लो, वो लूंगा मैं पहले। उसके बाद मैं लेने वाला हूं प्यारे बच्चों डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, समझ रहे हो। उसके बाद हम यहां सॉल्व कराने वाले हैं आपको डोमेन को डोमेन एंड रेंज, समझना। और फिर कुछ क्वेश्चंस, ये सब होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों, ये होमवर्क दिया था मैंने आपको, मैंने कहा था कंडीशन फॉलो कर लेना तो हो जाएगा आपका काम। अब शुरू करते हैं क्लास। देखो क्या कह रहा है बेटा, अ रिलेशन ऑन द सेट ए। क्या है भैया सेट ए में रिलेशन, सेट ए क्या है पहले तो ये देख ले। ए दिया हुआ है स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स नहीं है, स्मॉल एक्स इज सच दैट modulus x is less than 3 and x is integer where z is set of integer and r is the relation defined by r is equal to x comma y where y is nothing but modulus x x is not equal to -1 and x belongs to capital A, then the number of elements in the power set of R क्या होने वाला है, पावर सेट ऑफ R में क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने वाले हैं वो बताना है ना। क्वेश्चन लिंक्ड बिल्कुल वैसे जो मैंने पढ़ाया था वैसा ही 2014 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अगर फिर से आ जाए इस तरह का क्वेश्चन तो आपका दिमाग बिल्कुल रहना चाहिए कि हाँ हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले बात तो मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ। सिंस x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड मॉडुलस x इज लेस देन 3, तो इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कुछ ऐसा कि x विल बी लेस देन 3 बट ग्रेटर देन -3। यस सर नो। अब क्योंकि इंटीजर है तो x क्या क्या हो सकता है, a के अंदर मेरे पास क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं,
-3 तो आएगा नहीं, इनइक्वालिटी का साइन है। तो यहाँ मेरे पास में एलिमेंट आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। आया ना? समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या बात क्लियर है? क्या ये चीज फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? अगर ये समझ में आता है तो बेटा आगे चलते हैं। अब है मेरे पास में लेट सपोज बी सेट की बात करता हूँ। बी सेट क्या कह रहा है? अच्छा, सेट बी तो कुछ है ही नहीं। वो कह रहा है कि भैया रिलेशन अब ऑर्डर्ड पेयर है x, y, y क्या है? मॉड्यूलस x है। y क्या है बेटा? मॉड्यूलस x है। और क्या नहीं है? x यहाँ -1 नहीं डाल सकते, बाकी डाल सकते हो। और x किसको बिलोंग कर रहा है भैया? a को बिलोंग कर रहा है। ठीक है भैया। तो मैंने x को डालना शुरू किया -2। तो मेरे पास में जो y आ रहा है, y जो होगा वो y क्या क्या हो सकता है? y कैन बी 2, अगर मैं -1 पुट करूंगा तो 1, 0 पुट करूंगा तो 0, और -1 हो डालना नहीं है। -1 हमें डालना नहीं है, बात ध्यान रखना कि -1 हमें पुट नहीं करना है। तो फिर भी जो एलिमेंट आ गएंगे हमारे पास यही आएंगे। क्लियर है? 2, 1 एंड 0, 1 और 2 पुट करूंगा तो भी यही आने वाला है। अब समझना बेटा, वो कह रहा है कि धंधा रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन क्या बनने वाला है? रिलेशन क्या बनने वाला है? एक्स कॉमा वाई। एक्स सबसे पहले जब मैंने -2 पुट किया, एक्स जब मैंने -2 पुट किया तो वाई मेरा 2 आ गया। जब मैंने x को -1 पुट करना था तो रेस्ट्रिक्शन लग गया, -1 हम पुट नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट पुट करना पड़ेगा, दैट इज 0। तो 0 पुट किया तो क्या हो गया भैया? 0 पुट किया तो 0 आ गया। ऐसे ही मैंने x की जगह 1 पुट किया तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। और x की जगह 2 पुट किया तो प्यारे बच्चों ये 2 आ गया। ये मेरे एलिमेंट्स हैं रिलेशन के। 4 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? तो देयर आर कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन कितनी हो गई? वो हो गई 4। अब ये बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ आर। पावर सेट ऑफ आर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? तो पावर सेट ऑफ आर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 टू द पावर 4 कमिंग आउट टू बी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आया कि नहीं आया समझ में? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आपको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है जिससे आपको ये पता चले कि भैया ये तो मैंने निकाला ही नहीं, जैसे पता चला कि x इक्वल टू -1 हटाना था वो हटाया ही नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड है? समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? नेक्स्ट देखो, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी मैंने होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कंडीशन फॉलो करना। Let z be the set of integers if a is equal to x belong to integer 2 to the power x plus 2 into x square minus 5x plus 6 is equal to 1, and b is equal to x belongs to integer such that x 2x minus 1 is lying between -3 to 9, then the number of subsets of the a cross b कितने होने वाले हैं? अगेन वही उसी टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं a को सॉल्व करने के लिए 2 to the power x plus 2 और इसको भी ब्रेक कर लेता हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो क्या हो जाएगा भैया? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। आया ना? ये किसके बराबर है? 2 की पावर 0 के बराबर है। 2 की पावर 0 तो 1 होगा। अब ये कंपेयर हो जाएगा सीधा सीधा, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज नथिंग बट 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? x की वैल्यू आ गई मेरे पास में -2, 2 एंड 3। ये 3 वैल्यू आ गई। अब चेक कर लेते हैं कोई और कंडीशन तो नहीं लगी हुई। इंटीजर बोला है, तीनों इंटीजर है, कोई नेगेटिव हटाने करने का कोई बहाना इसने नहीं बनाया, तो हमने भी नहीं डाला। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आ जाओ नेक्स्ट सेट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सेट ए रेडी हो गया है। सेट ए रेडी हो गया है और सेट ए कितना आ गया भैया? -2, 2, 3 आ गया। क्लियर है क्या? अब देखना सेट बी में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं और किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये मतलब यह सॉरी, क्वेश्चन तो करना ही ऑब्वियस सी बात है। बी जो सेट है वो क्या कहना चाह रहा है? बी सेट कह रहा है, बी सेट कह रहा है कि 2x माइनस 1 जो है वो मेरा 9 से -3 के बीच में है बेटा। ठीक है, अब यहां से मैं पहले तो तीनों में 1 ऐड कर देता हूं, तो -3 + 1, 2x माइनस 1 + 1 एंड लेस देन 9 + 1 इज कमिंग आउट टू बी -2 लेस देन फ्रॉम 2x इज लेस देन 10। 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1 से x 9 के बीच में 5 के बीच में आने वाला है। करेक्ट है? और x किसको बिलोंग कर रहा है भैया? x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो x क्या क्या बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या बन जाएंगे? 0, 1, 2, 3 एंड 4। आया कि नहीं आया समझ में भाई? अगर ये फंडामेंटल सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ जाता है
तो हम क्या बोलने वाले हैं, हम यहाँ कह देंगे, हम ये कह देंगे भैया, अब आपको वो पूछ रहा है ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट्स, तो ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट्स मींस वो पावर सबसेट की बात कर रहा है, और पावर सबसेट होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। तो 2 टू द पावर, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए की बात अगर मैं करूं बेटा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए की बात कर ली जाए तो वो कितना बनने वाला है, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी की अगर मैं बात कर लूं तो कितना बनने वाला है, 5। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए ए क्रॉस बी में, अगर ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी पूछ ली गई होती उसने, तो वो था हमारे पास 15, यानी कि 3 5 जा 15। अब ये बट हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, तो कितना बन गया 2 टू द पावर 15। यस और नो, समझ में आया क्या, ये 2 टू द पावर 15 हमारा आंसर बन गया प्यारे बच्चों। तो दिस इज नथिंग बट थर्ड ऑप्शन, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। नॉन एम्प्टी सबसेट बोलता तो 2 टू द पावर 15 माइनस 1 लिखते, फिर आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ इज अ रिलेशन सच दैट एफ एक्स इज नथिंग बट 2x टू द पावर n प्लस लैम्डा, where lambda is defined as real number and n is defined as natural number। f4 की वैल्यू 133 दी हुई है and f5 दिया हुआ है 255। then the sum of all positive integer divisors of f3 minus f2, f3 minus f2 के सारे possible डिवाइजर्स का सम बता दो। एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट। तो ये आप लोगों ने क्लास 9 10th के अंदर पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, व्हाट इज द टोटल नंबर। अब देखो ये कोई 25th जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस पहले तो देखते हैं कि अगर ये छोटा रहा क्वेश्चन तो हम उस कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेंगे जो एक्चुअली डायरेक्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करता है और सम ऑफ डिवाइजर्स का रूल फॉलो करता है। पहले निकाल दें फिर चलेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं पढ़ा दूंगा। तो लेट एफ इज द रिलेशन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x टू द पावर n प्लस लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, n belongs to natural number, f4 is 133, f5 is 255, then the sum of the positive integer divisor of f3 minus f2 is what। तो सबसे पहले f4 दिया हुआ है तो क्यों ना मैं f4 निकाल लूं। अब f4 का मतलब कितना हो गया 2 4 टू द पावर n प्लस लैम्डा, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भैया 133 दी हुई है, ठीक है। ऐसे ही f5 हो जाएगा, f5 कितना आएगा भाई, f5 आएगा 2 f5 यानी कि 5 की पावर n प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 255। अब वो क्या मांग रहा है भाई, f5 माइनस f4, f5 माइनस f4 करेंगे तो लैम्डा हटेगा, करेक्ट। मांग वो f3 माइनस f2 रहा है, तो पहले मैं f3 माइनस f2 की बात ही कर लूं। f3 माइनस f2 का मतलब क्या हो गया, f3 माइनस f2 का मीनिंग होगा 2 3 टू द पावर n प्लस लैम्डा माइनस 2 टाइम्स 2 टू द पावर n प्लस लैम्डा। अब इसको मैं ओपन करता हूं तो 2 इंटू 3 टू द पावर n प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा हो जाएगा, है ना। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया बेटा, लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया कैंसिल। अब यहां से हमारे पास 2 कॉमन ले ले तो 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n बच रहा है। अब यहां से फंस गई गाड़ी, गाड़ी कैसे फंस गई, गाड़ी ऐसे फंस गई भैया, n तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 255 में से इसको इक्वेशन 1 बोल लो, इसे इक्वेशन 2 बोल लो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। माइनस करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 5 टू द पावर n माइनस 2 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 255 माइनस 133 कितना हो जाएगा भैया 122। कितना आ गया भाई 122। अब 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बन गया 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n, 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n इज इक्वल टू 61।
ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे आप ये डायरेक्टली निकाल लो कि भैया n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ नेचुरल नंबर बोला उसने, n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 5 माइनस 4 कभी भी 1 की 61 के तो बराबर नहीं होगा। सेम 2 का केस भी इनवैलिड हो जाएगा, 25 में से 16 कभी 61 आएगा। n इज इक्वल टू 3 अगर मैं रखता हूँ तो ये आता है 125 और ये बनता है 64, ये जरूर 61 के बराबर है। सर आगे और कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्या? रख के देखो, रख के देखोगे तो पता चलेगा, ऐसे हवा में बात करने से थोड़ी पता चलेगा। तो n की वैल्यू अगर मैं 4 रख देता हूँ तो ये बन जाता है 625 और ये बन जाएगा 256। ये बहुत लार्जर वैल्यू हो गई, इट विल नॉट बी इक्वल टू 61। और आगे जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ऐसे आगे जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, आपका ये जो वैल्यू आएगा वो भी इंक्रीज करेगा और वो कभी किसी 61 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टूड है क्या? तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब मैं यहाँ f3 माइनस f2 निकालना चाहता हूँ। f3 माइनस f2 निकालने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा एक तरीका है। वो क्या तरीका है? आप यहाँ n की वैल्यू 3 रख दें, और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ से कितना आ गया भाई? यहाँ से आ गया 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 19। कितना हो गया बेटा? 2 इंटू 19। अब वो कह रहा है इस वैल्यू के जितने भी डिवाइजर्स हैं, फैक्टर्स हैं, उन सबका सम बता दो। तो अभी हाल फिलहाल वो फंडामेंटल बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है जिसकी मैं बात कर रहा था, मतलब ये इजीली किया जा सकता है। तो सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स अगर मैं लिखने की बात कर रहा हूं तो वो मैं क्या लिखूंगा? पहला डिवाइजर 1, दूसरा डिवाइजर 2, तीसरा डिवाइजर खुद 19, फिर 38। समझ में आएगी नहीं ये बात? ये चार ही तो फैक्टर हैं, इसके और कोई फैक्टर हो ही नहीं रहा। आराम से कैलकुलेट कर लो, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 माइनस 8 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 19। अब यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 19, ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 को नहीं ले सकते, वैसे भी प्राइम फैक्टर प्राइम नहीं होता वो। तो 1 2 19 और 38 हमारे पास में ये फैक्टर्स डिवाइजर्स आ गए बच्चों। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 20, 20 और 38 कितना हो गया? 58, 58 और 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 60। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में भैया? 60 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट। दोबारा देख लो, 38 और 2 40, 40 और 19 59 और 160 is the answer of this question, which is very tremendous question, asking something and asking delivering something. Yes or no? समझ में आया कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को किया जाता है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, फिर अपन चलेंगे फंक्शंस के फंडामेंटल्स पे, और फिर आपको वहां होमवर्क दूंगा जो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से उनके क्वेश्चंस को डील किया जाता है, क्या आइडियोलॉजी रखी जाती है, क्या मेथोडोलॉजी यूज की जाती है। लेट एस इज द सेट इंक्लूडिंग जीरो, एन इंक्लूडिंग जीरो। एन का मतलब यहाँ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है वो, क्योंकि आगे अगर डिस्क्राइब नहीं किया है तो हम यहाँ अज्यूम करके चलेंगे कि इट इज नथिंग बट नेचुरल। अब नेचुरल में जीरो इंक्लूड करके तो सीधा होल नंबर ही बोल देता। डिफाइन, क्योंकि 29 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, अभी इसी साल का क्वेश्चन बोलूं तो मैं। तो डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट एस टू आर, वेयर आर, अच्छा, सेट एस से let S is this and define a relation R from set to real, ये रियल के लिए बोल रहा होगा भाई, इसको ऐसे लिखना चाहिए, डार्क बोल्ड किया करो भाई, डार्क बोल्ड करने से ही पता चलता है कि रियल और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? ऐसे तो रिलेशन इज डिफाइंड बाय द ऑर्डर पेयर x, y such that log of y to the base e into is equal to x into log of 2/5 to the base e, where x belongs to S and y belongs to real, then the sum of all the elements in the range of R, रिलेशन के रेंज के सारे एलिमेंट्स का सम बताओ। तो भैया उसको करने के लिए सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जीरो को इंक्लूड करके चल रहा है और लेके चल रहा है कुछ कंडीशन। तो सबसे पहले मैं रिलेशन की कंडीशन की बात करूं तो रिलेशन की कंडीशन क्या है भाई? log of y to the base e is equal to x multiply by log of 2/5 to the base e। अंडरस्टूड है क्या?
इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू x को पावर में लेके जाएंगे, और पावर में लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, log ऑफ 2/5 टू द पावर x टू द बेस e। अंडरस्टूड है। जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो y सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, y सीधा सीधा हमारे पास में प्यारे बच्चों 2/5 की पावर x के बराबर हो जाएगा। और ये y कौन है, ये y ही मेरा रेंज ऑफ रिलेशन है। यस और नो? तो वो चाह क्या रहा था, सम चाह रहा था। सबसे पहले वो x को क्या रखेगा, x की वैल्यू कहां से उठा रहा है भाई, x की वैल्यू सेट s से उठा रहा है, जीरो को इंक्लूड कर रहा है। तो x इज इक्वल टू मैंने क्या रखा भाई, x इज इक्वल टू 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2/5 की पावर 0 दैट इज 1। क्लियर है क्या? ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 रखा तो y क्या हो गया, 2/5 की पावर 1। ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 रखा तो क्या बन गया भैया, y बन रहा है मेरा 2/5 की पावर 2 सर। अब ये सारे एलिमेंट्स का सम मांग रहा है, यानी कि ये y1 y2 से y3 से लेके सो ऑन चलता जाएगा, क्यों, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है भाई। अंडरस्टूड है क्या? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि सिग्मा y i इज इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट चलेगा, तो ये क्या बनने वाला है, 2/5 की पावर 0 प्लस 2 या सीधा 1 लिखो, 1 प्लस 2/5 की पावर 1, 2/5 की पावर 2 से लेके इन्फिनिट तक जाएगा। सिंस रेशो मॉडुलस आर इज लेस देन, अब यहाँ बच्चा बोलेगा सर ये तो जीपी तो हमने पढ़ी ही नहीं है। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, अभी याद रख लो, जब एपी जीपी कराऊंगा तो उसमें डेफिनेटली उसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से आता है। अगर मॉडुलस आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो क्या होता है, जब टर्म्स कुछ इस तरीके से दे रखी हो, एक छोटी ब्रीफिंग कुछ ऐसे हो 2 4 8 16, तो ये इससे बोला जाता है जीपी। क्यों बोला जाता है जीपी, 4/2 8/4 के बराबर है, 4/2 8/4 के बराबर है, और 16/8 के बराबर होता है, इसे कॉमन रेशियो आर कहते हैं। अब वो कह रहा है कॉमन रेशियो आर अगर मेरा 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो उस केस में मॉडुलस आर अगर मेरा लेस देन 1 है, मॉडुलस आर मेरा क्या है, लेस देन 1, मॉडुलस आर अगर लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में है, तो भैया सीधा सीधा, और ए, एंड ए क्या है, ए 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट को डिफाइंड कर रहा है, तो सीधा सीधा 1/1 माइनस आर इसका आंसर बनने वाला है। आया समझ में? तो रिजल्ट क्या हो गया, 1/1 माइनस 2/5 कमिंग आउट टू बी 1/3/5 कमिंग आउट टू बी 5/3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, द ऑप्शन इज डी, 5/3। क्लियर है? चलो बच्चों, यहां तक सभी को फंडामेंटल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, नहीं कॉन्सेप्ट की तरफ, जो आज का टॉपिक है अपना फंक्शन। चलें शुरू करें फंक्शंस। अ रिलेशन इट इज अ स्पेसिफिक रिलेशन बोलना चाहता हूं मैं, मतलब हटके एक लैंग्वेज सेट करते हैं। इट इज द स्पेसिफिक रिलेशन, इट इज द स्पेसिफिक रिलेशन फ्रॉम one non-empty set from a set A, from a set A to set B, from a set A to set B, where A and B are non-empty, where A and B are non-empty. Non-empty set, ठीक है, क्या है भाई, नॉन एम्प्टी सेट्स है। अंडरस्टूड है? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सेट ए से सेट बी में रिलेशन डिफाइंड है सच दैट फॉर
such that there exists a unique B belongs to capital B. Unique B belongs to capital unique A belongs to capital A for every element in the B. समझ में आ रही बात? Are you getting it? There is always a unique B belongs to B for an element A belongs to capital A. समझ में आ गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फॉर ऑल. तो ये भी कह सकते हैं और for all A belongs to capital A, there exists a unique B. There exists a unique B belongs to capital B. इसको बोलेंगे. अच्छा, it is the specific relation. It is also termed as function alvo. It is the specific relation from set A to set B, where A and B are non-empty sets such that there exists a unique B for an element in capital A set A belongs to capital A, or what we can say, for all A belongs to capital A, there exists a unique B in B. अंडरस्टूड है क्या? क्या बात समझ में आई? This link from A to B, is termed as mapping or function और मैपिंग फंक्शन बोल लो या स्पेसिफिक रिलेशन बोल लो, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. क्लियर है बात? इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे, मैपिंग बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी. अंडरस्टूड है क्या? एंड अब जब बात आप उसकी कर रहे हो, अभी मैं बता दूंगा इन डिटेल डोमेन, को डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है. देन all elements, प्रीवियस वाले उसी केस से बोल रहा हूं, all elements of set A will be domain. All elements of set B is codomain. And those elements of codomain which satisfy f function or mapping is called as range. और इसको ऐसे ही स्मॉल f से ही इंडिकेट किया जाता है. और रेंज इज ऑलवेज सबसेट इक्वल सेट ऑफ द कोडोमेन. ये बात हमेशा याद रखना. सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं, ये सब बातें हैं. ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वो एलिमेंट जो सेट ए से सेट बी की तरफ लिंक कर रहा है, जो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है दैट इज ए को, और जो बी को बिलोंग कर रहा है उसको स्मॉल बी टर्म दे रहे हैं. ए से बी में अगर हम लिंक बना पा रहे हैं, मैपिंग कर पा रहे हैं, उस मैपिंग मतलब इज टेकिंग, इट्स एन असाइनमेंट एक्चुअली. ए से बी में असाइनमेंट है एक तरीके से देखा जाए ना. देयर इज एन असाइनमेंट फ्रॉम ए टू बी. ए से बी में क्या है? एक असाइनमेंट आ रहा है, असाइनमेंट है ये.
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? उस असाइनमेंट का नाम ही फंक्शन है जो कि कंडीशन फॉलो कर रहा है, और वो सारे एलिमेंट्स करने चाहिए। अगर मेरा ए को मैंने डोमेन बोल दिया है ना, तो डोमेन के सारे एलिमेंट होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई बात? अगर ये अंडरस्टूड है प्यारे बच्चों, तो आगे देखो, आगे देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं फंक्शन के, बट उससे पहले समझना। अब देखो ये मैं कुछ क्वेश्चन, अब एक पहले कुछ क्वेश्चंस बता दूं, उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन भी होता है, फंक्शंस के टाइप बताऊंगा सारे, जब उसमें सारे फंक्शंस बताऊंगा क्या होता है। देखो लेट सपोज कि मैंने एक सेट ए डिफाइन किया है, मैंने सेट ए डिफाइन किया है। सेट ए क्या डिफाइन किया है, एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सेट ए मैंने डिफाइन किया है, लेट सपोज it is the element x such that x is nothing but natural number या real number ले लो, x belongs to real number and b is the set of element y such that y is nothing but 3 times x। करेक्ट है? तो समझना फिर y is also real number। तो ये जो मैंने एग्जांपल सेट किया है, ये जो मैंने एग्जांपल सेट किया है, इसी का मैं आगे एलेबोरेशन देता हूं आप लोगों को। समझना कि मैंने कहा कि भैया सेट ए मेरे पास में क्या है, सेट ए एक एक्स एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो सीधा सीधा ए रियल नंबर हो गया। बी मैंने लिया एक सेट वाई का सच दैट वाई किसको बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग क्या कर रहा है वो तो बात की बात है, कंडीशन क्या दे रखी है 3x, वेयर वाई भी खुद भी है रियल नंबर ही। तो सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होगा, पूरा सेट ए जो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, डोमेन कहलाएगा मेरा सेट ए। समझ में आएगी नहीं बात? को डोमेन की अगर मैं बात करूं, कोई पूछे व्हाट इज को डोमेन, तो पूरा सेट बी मेरा को डोमेन होगा। बट क्या रेंज पूरा सेट बी बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल हो गया। अब वही एलिमेंट होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, तो रेंज क्या होंगे वो बताता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूं y इज इक्वल टू 3x का मीनिंग क्या है। y इज इक्वल टू 3x का मीनिंग है कि जैसे आप x की कोई भी रियल वैल्यू मान लो कि आपने x को कुछ भी डाला, जैसे लेट सपोज मैंने x को 0 पुट किया, तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x को मैंने -1 पुट किया तो y क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x को मैंने +1 पुट किया तो y क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो समझना ये सारे क्या आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, कोई और नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के मेरा y क्या बन रहा है, 3 का मल्टीपल बन रहा है, 3 इज मल्टीपल, 3 इज मल्टीपल। समझना, तो रेंज ऑटोमेटिकली क्या बनने वाली है भाई, रेंज इज सबसेट नाउ टोटली सबसेट ऑफ बी। समझना, और रेंज के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, रेंज अगर मेरे को डिफाइन करनी हो तो इट इज द फंक्शन। अगर मैंने मान लो, अच्छा थोड़ा सा एक जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी, y इज ऑल्सो सबसेट ऑफ, y इज ऑल्सो अ रियल नंबर, वहां भी मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ डेफिनेटली, जस्ट अ मिनट, बहुत जल्दबाजी कर दी, रुकिएगा। b मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, b मेरा एक y है एलिमेंट सच दैट y इज ऑल्सो अ रियल नंबर, और ये जो है वो मेरी फंक्शन की कंडीशन है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा जो ये है, मेरा जो फंक्शन है वो फंक्शन डिफाइन हुआ है, इट इज द ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट y belongs to y is equal to 3x, y belongs to capital A and y belongs to capital B and x belongs to capital A। ये मेरी कंडीशन है। आया कि नहीं आया समझ में? इसी तरीके से आप उसकी भी कह सकते हो बात। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए भैया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए x, y। आई होप ये अंडरस्टूड हो गया होगा। तो 3 का मल्टीपल है, तो रेंज क्या होगा, रेंज कैसे लिखा जाएगा, रेंज इज द ऑर्डर्ड पेयर y, रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर x, y, दैट इज y, और y such that y is multiple of 3 where x belongs to real number। now अब मैं x की बात कर रहा हूं, सिर्फ x रियल नंबर होगा, जो भी मैं x यहां पुट करूंगा वो मेरा y बनेगा, दैट इज ओनली रेंज, और बिल्कुल सबसेट है b का। समझ में आया? तो चलो बच्चों, आपको मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देता हूं,
ये जरूर ट्राई कीजिएगा। इस पे बेस्ड अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में और शुरू करेंगे यहीं से लेक्चर हमारा। ये मैं यहाँ डाल देता हूँ। साथ ये रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। वो फंक्शन जो रियल वैल्यूज प्रोड्यूस करते हैं, रियल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। ये होमवर्क है आपके लिए, तो इसे ट्राई करिएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आपको बताएंगे किस तरीके से फंक्शंस के क्वेश्चंस, उनकी डोमेन रेंज निकाली जाती है और आगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।